हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सतेंद्र सिंह और आज हम जानेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेटेस्ट पॉलिसी हमारी एजुकेशन की। तो आपका कोई भी एग्जाम, इसमें क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो इस वीडियो से पहले आप इससे पहले दो वीडियो और देख लेंगे, 1968 की पॉलिसी और 1986 की पॉलिसी। अगर इससे पहले आपने वो दोनों वीडियो देख ली तो आपको इसे समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो समझते हैं इसके बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 1968 की पॉलिसी को कहा गया था शिक्षा की गीता। 1986 की पॉलिसी को कहा गया महाधिकार पत्र या मेग्ना कार्टा। और जो 2020 की पॉलिसी है इसे कहा गया नॉलेज सुपर पावर बैंक, ज्ञान ऊर्जा का स्रोत। तो हमारी तीनों पॉलिसी और किस नाम से जानी जा सकती है वो मैंने लिख दिया। एक बार आप देख लेंगे तो फिर इसे भूलेंगे नहीं। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए यहाँ पे एजुकेशन शुरू की, जिससे कि यहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेशन उनका अच्छा हो जाए और वो अपना कोई भी काम उनसे आसानी से करा पाए। तो समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट। 1813 का चार्टर अधिनियम आधुनिक शिक्षा में ठोस कदम। तो जो हमारी आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की थी 1813 में एक चार्टर अधिनियम आया था। 1813 के बाद ये पॉलिसी हमारी 1835 में लागू की गई थी लॉर्ड मैकाले द्वारा। इसे लॉर्ड मैकालेज भी कहते हैं और इन्हें वर्तमान शिक्षा प्रणाली के जनक भी कहते हैं, लॉर्ड मैकाले। चार्टर 1813 में आया था, पॉलिसी लागू 1835 में हुई थी। आप सभी को पता होगा कि अंग्रेज हमारे ऊपर कितने अत्याचार करते थे। तो उस समय गांधी युग था, तो गांधी जी ने कहा कि हम उनका असहयोग करेंगे, उनका किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे। तो लोगों ने सारे काम छोड़ दिए, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, लोगों ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी। तो हमारे देश के लोगों को लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बच्चे और पिछड़ जाएंगे। तो उस समय 1837 में महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा शुरू की। और यही बुनियादी शिक्षा आज के टाइम में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनी है 2020 की, उसमें फाउंडेशन स्टेज है, जो आंगनबाड़ी और बाल वाटिका के नाम से थी, वो यही शिक्षा थी। भारत की आजादी के बाद से हाल के वर्षों में साक्षरता दर में 12% से 75% तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारी साक्षरता दर थी 12% और आज के समय हमारी साक्षरता दर है 75%। तो 12% से 75% की वृद्धि हो गई है एजुकेशन में। हमारे 30 से अधिक शिक्षा मंत्री बने। हमारी आजादी के बाद से 30 से अधिक शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। तो 2020 की जो हमारी पॉलिसी थी उसका गठन कब हुआ था? जून 2017 में। और इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी 31 मई 2019 में। और लागू कब हुआ था? 29 जुलाई 2020। ये आप याद रखेंगे, 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। तो 17 में गठन हुआ था, 19 में रिपोर्ट सौंपी गई और 2020 में लागू कर दिया, 29 जुलाई 2020। ये आप याद रखेंगे, डेट पूछी जाएगी आपसे। अध्यक्ष कौन थे इसके? इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। इनको के स्वामी कस्तूरीरंगन के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले इसरो के अध्यक्ष थे। इसरो क्या है? हमारी स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिसी हमारी लागू हुई 29 जुलाई 2020 में। अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरीरंगन। पीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। शिक्षा मंत्री आप जरूर याद रखेंगे। और ये पहले शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री थे। अब आप कहेंगे इतने सारे तो शिक्षा मंत्री पहले बन चुके हैं, ये पहले कैसे हो गए? तो इससे पहले हमारी जो दोनों पॉलिसी बनी थी वो एमएचआरडी के अंडर में बनी थी, लेकिन 2020 की पॉलिसी में एमएचआरडी का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मानव विकास संसाधन मंत्रालय को बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो ये हमारे शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। 1968-1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति, 34 साल बाद ये नीति आई है हमारी। ये पॉलिसी जो हमारी आई है 34 साल बाद आई। 86 के बाद ये 2020 में हमारी पॉलिसी तैयार हुई। इसको बनने में हमारे 34 साल लग गए। ये 34 साल आप याद रखेंगे, तीन पॉलिसी याद रखेंगे, 1968, 86 और ये 2020। 2020 के तहत वर्ष 2030 तक जीडीपी का 6% शिक्षा में। आपको याद होगा तीनों पॉलिसी में 6% की रिक्वायरमेंट थी। एजुकेशन के नाम पे हमें 6% मिल जाए जीडीपी का। 1968 की पॉलिसी में हमें 2.9% मिला था, 1986 में 4% मिला था और इस पॉलिसी में हमें पूरा 6% मिला। कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत बीएड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जिस बच्चे को भी बीएड करनी है 12th के बाद वो 4 साल का कोर्स करेगा, इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, एकीकृत होगा। जो भी उसकी ग्रेजुएशन है उसके साथ ही बीएड हो जाएगी। तो पहले जो ग्रेजुएशन 3 साल की होती थी वही ग्रेजुएशन में 1 साल ऐड कर दिया और उसके साथ ही आपको बीएड मिल जाएगी। तो ये इंटीग्रेटेड कर दिया कोर्स, ग्रेजुएशन के साथ ही बीएड कर दिया। आप 4 साल का ये कोर्स करेंगे, आपकी उसमें ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, बीएड भी हो जाएगी, एक साथ मिक्स कर दिया उनको। एमफिल को समाप्त कर दिया गया, जो एमफिल की डिग्री थी उसे समाप्त कर दिया। एनएचईबी द्वारा बिल जारी किया गया, नेशनल हायर एजुकेशन बिल द्वारा इसका बिल पारित किया गया। मोटो ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी का मोटो क्या था? एजुकेट शिक्षित करना, इनकरेज प्रोत्साहित करना, एनलाइटन सूचित करना। तो पॉलिसी का मोटो था लोगों को शिक्षित करना और जागरूक करना एजुकेशन के लिए। 5 पिलर ऑफ द पॉलिसी, तो पॉलिसी के 5 पिलर क्या थे वो भी जान लेते हैं। तो 5 पिलर कौन से हैं? एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी,
अफोर्डेबिलिटी, तो एक्सेस मतलब हो गया पहुंच, सभी लोगों तक पहुंच होनी चाहिए, किसी भी लिंग धर्म जाति के नाम पर कोई भी भेदभाव ना हो, सब तक शिक्षा पहुंचे कम से कम, तो सबके पास एक्सेस होना चाहिए। इक्वालिटी, समानता होगी, कोई पक्षपात नहीं होगा, जेंडर वाइज भी कोई पक्षपात नहीं होगा कि लड़की है या लड़का है, सबके लिए एजुकेशन समान है। क्वालिटी, कैसी एजुकेशन देनी है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है। अफोर्डेबिलिटी, वहनीयता, इसका मतलब है कि निःशुल्क शिक्षा हमें देनी है, तो जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें आपको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, एक टीचर की जवाबदेही होगी कि बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं किया, रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया, टीचरों को जवाब देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो रिजल्ट आ गया ठीक है, अगर कमी हुई है तो वो क्यों हुई है, उसका जवाबदेही यहाँ पे होगी। तो एजुकेशन सब तक पहुंचेगी, समान स्तर पे काम करेगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी, जवाबदेही होगी और निःशुल्क शिक्षा होगी। तो ये 5 पिलर थे हमारी एजुकेशन के। मेजर अमेंडमेंट, तो बड़ा बदलाव यहाँ पे क्या देखने को मिला, रिप्लेस 10+2 स्ट्रक्चर बाय 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। तो आपने 1968 और 1986 की पॉलिसी में जो पैटर्न देखा होगा 10+2, वो यहाँ पे चेंज कर दिया है, 5+3+3+4, ये हमारा नया स्ट्रक्चर है एजुकेशन का। तो 10+2 स्ट्रक्चर हमारा खत्म हो गया, अब हमारा नया स्ट्रक्चर ये है, अब ये काम करेगा आगे। एम ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी का लक्ष्य क्या था, 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी, जो हमारा युवा है उसको 100% एजुकेट करना है, जो हमारे एडल्ट हैं, प्रौढ़ हैं, उन्हें भी साक्षर बनाना है। 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक, 2 करोड़ बच्चे इस समय जो स्कूलों से बाहर हैं उनको वापस स्कूल में लाया जाएगा, उनका नामांकन होगा, उनको पढ़ाया जाएगा। SDP, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, तो ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो SDP क्या है, जो स्कूल के डेवलपमेंट के प्लान तय करती है, वो SDP होती है हमारी। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 2020 की पॉलिसी को नॉलेज सुपर पावर बैंक कहा गया हमारी। ये हमारी आज़ादी से पहले की शिक्षा थी। 1813 में चार्टर आया था सबसे पहले हमारे देश में। 1835 में हमारे यहाँ पे शिक्षा शुरू हुई थी लॉर्ड मैकाले द्वारा, और वर्तमान शिक्षा प्रणाली के इनको जनक कहा जाता है। 1837 में हमारे महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी। भारत की आजादी के बाद साक्षरता दर 12% से 75% की वृद्धि हुई है। 30 से अधिक शिक्षा मंत्री बन चुके हैं तब से अब तक। गठन कब हुआ इस पॉलिसी का, जून 2017 में। 31 मई 2019 में रिपोर्ट सौंपी गई, इसका ड्राफ्ट तैयार करके सौंपा गया। 29 जुलाई 2020 को लागू कर दी गई। अध्यक्ष कौन थे, इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। पीएम कौन थे इस समय, श्री नरेंद्र मोदी। शिक्षा मंत्री कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक, और ये हमारे शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री हैं। 1968 और 86 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति 34 साल बाद आई है, ये हमारी नीति है, आप याद रखें। 2020 के तहत वर्ष 2030 तक GDP का 6% शिक्षा में। तो ये जो हमारी पॉलिसी बनी है इसमें 6% पूरा लगा हमारे GDP का। कैबिनेट द्वारा MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। इससे पहले जो दोनों पॉलिसी थी MHRD के अंडर में बनी थी, लेकिन जो NEP 2020 हमारी बनी है, संस्था वही है MHRD, लेकिन इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्ष से एकीकृत, BEd जो हमारी 4 साल की कर दी है 12th के बाद में। MPhil को समाप्त कर दिया गया है। NHEB द्वारा बिल जारी किया गया इस पॉलिसी के लिए। मोटो क्या था पॉलिसी का, एजुकेट, इनकरेज, इनलाइटन। 5 पिलर क्या थे पॉलिसी के, एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। इनको आप याद कैसे रख सकते हैं, AAEB, ये हमारा एक्सेस हो गया, ये अफोर्डेबिलिटी हो गया, ये अकाउंटेबिलिटी हो गया। E से हमारा इक्वालिटी हो गया, ये हमारा Q है, Q से हमारी क्वालिटी हो गई। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं IQ, तो A हमारा 3 बार हो गया, E और Q हो गया, IQ। तो A से हमारा एक्सेस हो गया, अफोर्डेबिलिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, E से हमारा इक्वालिटी हो गया, Q से हमारी क्वालिटी हो गया। तो ये हमारे 5 पिलर थे। और मेजर अमेंडमेंट क्या हुआ था, 10+2 स्ट्रक्चर हमारा चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया। एम ऑफ द पॉलिसी 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हमारे स्कूल से बाहर हैं उनको वापस स्कूल में लाना है, उनको दोबारा से नामांकन कराना है। SDP क्या है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ये संस्था स्कूल के डेवलपमेंट के लिए प्लान तैयार करती है। तो भाई जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें NEP 2020 के बारे में। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था है। अब ये क्या चीज़ है जानते हैं इसके बारे में। जैसे आपने कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स किया, BA, BSc, BCom कोई भी, तो पहले होता क्या था, अगर आपने 1 साल करके अगर वो छोड़ दी तो आपको कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या है, अगर आपने जैसे BSc की या BA की, कुछ भी किया, 1 साल बाद आपका मन किया हम कुछ दूसरी चीज करें, तो आप उस चीज को वहीं पे रोक के अगले साल से दूसरा कोर्स शुरू कर सकते हैं। तो आपका जब मन करे जो कोर्स आप चाहें 1 साल 2 साल के बाद आप कर सकते हैं, और जब आपका वो कोर्स हो जाए तो दोबारा से आप वापस वही पहले वाला कोर्स रेगुलर शुरू कर सकते हैं। और क्या क्या प्रावधान रखे गए यहाँ पे, ग्रेजुएशन 3 से 4 साल की है। जैसे आपने कोई भी बैचलर डिग्री हो उसका अगर 1 साल का कोर्स किया, चाहे BSc हो, चाहे BA हो, चाहे BCom हो, कुछ भी हो, अगर आपने फर्स्ट ईयर कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा।
और अगर आपने सेकंड ईयर कर लिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आपने थर्ड ईयर कर लिया तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर आपने फोर्थ ईयर कर लिया तो आपको रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री मिलेगी। तो आप कभी भी एजुकेशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जब चाहे छोड़ सकते हैं, बीच में दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं, और उस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा से वो कोर्स शुरू कर सकते हैं। यही हमारी मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था। तो इसका फायदा ये हो जाएगा, कुछ बच्चे जॉब कर रहे हैं या किसी भी परेशानी की वजह से अगर कोर्स बीच में रोकना पड़े और बाद में अगर शुरू करना पड़े तो वो उसे दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इससे उनकी एजुकेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। कट ऑफ एडमिशन नहीं मिला तो कैट दे सकेंगे। जिन विद्यार्थियों को कट ऑफ के नाम पे कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिला उसके लिए कैट का एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो टेस्ट को जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे उनको उनके पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। 26 अगस्त 2021 डेट भी आप याद रखेंगे। और दूसरा अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश हो गया। निश्चित फीस से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। इस नीति के अकॉर्डिंग पहले ही फिक्स कर दिया है कि जो भी प्राइवेट कॉलेज स्कूल है वो निश्चित जो फीस होगी उससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे, उनका एक आंकड़ा फिक्स कर दिया जाएगा। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति कार्ड, तो ये बहुत अच्छा काम किया है हमारी इस पॉलिसी में। अब बच्चे का जो आकलन होगा वो सर्वांगीण होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा बच्चे का। अब जो उसका मापन होगा वो हर चीज को देख के मापन होगा, उसका खेलना, कूदना, पढ़ना, दोस्तों के साथ व्यवहार, टीचरों के साथ व्यवहार, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति कार्ड, प्रगति कार्ड को परख के माध्यम से मापा जाएगा। परख क्या है उसको हम आगे देखेंगे विस्तार से, और देखते हैं किस माध्यम से हम इनका मापन करेंगे। संज्ञानात्मक, कि बच्चे का मेंटल लेवल कैसा है, मानसिक स्तर पर उसने क्या विकास किया है, क्या पढ़ा है, कितना उसने अचीव किया है, कितना ज्ञान उसने लिया है, ये हो गया उसका संज्ञानात्मक विकास। भावनात्मक विकास, अफेक्टिव डेवलपमेंट कितना हुआ उसका, कि बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है, छोटे बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है, बड़ों के साथ कैसा है, दोस्तों के साथ कैसा है, किसी की प्रॉब्लम में वो कैसे उसके साथ मदद कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। ज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। इस पर लोग कम ध्यान देते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चे का शरीर सही नहीं होगा तो वो अच्छे से सीख भी नहीं पाएगा चीजों को। 360 डिग्री प्रगति कार्ड है, उसके हिसाब से आपको ये 3 विकास बच्चे के करने ही करने हैं। और इन तीनों चीजों को हम कैसे मापेंगे? परख के माध्यम से। इसको याद करने के लिए आप कैप याद रख लेंगे। साइकोमोटर हो गया, अफेक्टिव हो गया। 6th क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा व इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप 6th क्लास में जाएंगे आपकी वोकेशनल स्टडी शुरू हो जाएगी, व्यावसायिक कोर्स शुरू हो जाएंगे आपके। और स्कूल में 10-10 दिन के लिए आपको बीच में इनके प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। जैसे आपको बढ़ई के लिए बढ़ई बुला देंगे, वो 10 दिन आपको सिखाएगा। कोई प्लम्बर हो सकता है, प्लम्बर आएगा वो आपको सिखाएगा। तो कोई भी चीज है उसके लिए 10-10 दिन की क्लास अलग से रखी जाएंगी, जिससे कि आप उसको सीख पाएं। जैसे आपको पेंटिंग सीखनी है या कोई भी कंप्यूटर कोर्स सीखना है, कुछ भी, उसके लिए इंटर्नशिप यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी 6th क्लास से। वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक शिक्षा कब से शुरू होंगी? 6th क्लास से। क्वेश्चन बनेंगे, ये पूछे जाएंगे आपसे। अधिगम प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल चीज होंगी जो हम सिखाएंगे, वो एक्सपेरिमेंटल होंगे। प्रयोगों के माध्यम से सिखाएंगे हम बच्चों को। ऐसा नहीं थ्योरी में हमने लिख दिया, बच्चे आप देख लो, बोर्ड पे लिख जाओ और पेपर में आके इसको लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब ये एजुकेशन हमें नहीं देनी बच्चों को। अब बच्चों को एक्सपीरियंस करके सिखाना है कि बच्चा करके सीखेगा, वो लंबे टाइम तक उन्हें याद रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट कराना है, बच्चों को प्रयोग कराना है, उनको कर करके सिखाना है। ऐसा नहीं है कि हम थ्योरेटिकल कोर्स होने का बस। वैचारिक समझ या संरचनावाद या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के अंदर समझ पैदा करनी है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उनकी एक संरचना का विकास करना है। ये 2-3 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। प्रयोगात्मक, वैचारिक समझ, संरचनावाद, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये आपका एग्जाम में 1 नंबर को क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर 2020 से रिलेटेड चीज पूछी जाए और प्रयोगात्मक आ जाए तो आपका आंसर वही होगा, संरचनावाद आ जाए तो आपका आंसर वही होगा, वैचारिक समझ आ जाए तो आपका आंसर वही होगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से भी आप समझ सकते हैं कि एनईपी 2020 से रिलेटेड है। तो आप एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, अब जितनी भी पॉलिसी आएंगी वो बच्चों को करके सीखने पर बल देंगी, अनुसंधान पे बल देंगी, रटंत विद्या को वो आपसे दूर करेंगे। प्रयोगात्मक होंगी सारी चीजें, एक्सपेरिमेंटल होंगी, कंसेप्ट बेस होंगी, आपको बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करनी। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप ध्यान रखेंगे कि अनुसंधान से रिलेटेड, बच्चों को खोज पे आधारित, प्रयोगात्मक, संरचनावाद, क्रिटिकल थिंकिंग, वैचारिक समझ। अगर आपके आंसर में ये सारी चीजें तो आपका आंसर यही होगा। रटंत विद्या तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्विज्म, अब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें कराना है। अभी तक क्या होता था, 1 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज या मैक्सिमम 3 लैंग्वेज हम सीखते थे। लेकिन जो ये पॉलिसी आई है इसके हिसाब से बच्चों की स्किल हमें डेवलप करनी है। अगर बच्चा कोई कोर्स भी अच्छे से नहीं कर पाए, अगर उसने कोई लैंग्वेज अच्छे से सीख ली, जैसे कोरियन हो गई, जापानीज हो गई, स्पेनिश हो गई, रशियन हो गई, तो कोई भी अगर आपने एक लैंग्वेज सीख लिया अलग से तो वो आपकी एक स्किल डेवलप हो गई। तो आप उस स्किल के हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे टीचर बन सकते हैं, टूरिज्म में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। मतलब आपका फ्यूचर सेफ हो जाएगा एक तरीके से, कुछ ना कुछ स्किल आपको सीखने को मिल जाएगी। तो बहुभाषिकता पे काम किया यहाँ पे।
अगर 2020 की पॉलिसी आ जाए उसमें बहुभाषितवाद आ जाए आंसर में, तो आपका आंसर यही मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विदेशी भाषा, कोरियन हो गई, जापानी हो गई, थाई हो गई, फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी हो गई। तो माध्यमिक लेवल पे यहाँ पे आपको कोई भी एक लैंग्वेज कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, इनमें से कुछ भी आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप माध्यमिक लेवल पे पहले संस्कृत सीखते थे, तो यहाँ पे अब एक विदेशी भाषा ऐड कर दी गई। आपको जो लैंग्वेज सीखनी है आप यहाँ पे सीख सकते हैं। कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में क्लासिकल लैंग्वेज तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, ओडिशा हो गई, पाली हो गई, फारसी हो गई। तो कक्षा 6 के लिए यहाँ पे जो एडिशनल लैंग्वेज ऐड की है वो है यहाँ पे सारी क्लासिकल लैंग्वेज। तमिल हो गई, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशी, पाली, फारसी, इनमें से आप कुछ भी एक ले सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब इस पॉलिसी के हिसाब से हमको एक भारत बनाना है, श्रेष्ठ भारत, जिसके पास सारी स्किल हो। जो भी बच्चा अब एजुकेशन लेगा वो स्किलफुल एजुकेशन लेगा, उसमें कोई ना कोई टैलेंट पनप जाएगा। तो हमें भारत को श्रेष्ठ बनाना है। वो कैसे बनेगा? जितनी स्किल हमारी डेवलप हो जाएंगे हम उतने श्रेष्ठ हो जाएंगे। 5th क्लास तक अंग्रेजी भाषा नहीं। अब यहाँ पे 5वीं क्लास तक बिल्कुल अंग्रेजी खत्म कर दी गई। अब आपको जो भी चीजें सिखानी है मातृभाषा में सिखाएंगे या क्षेत्रीय भाषा में सिखाएंगे। त्रिभाषा सूत्र आपको अगर याद हो तो 1968 की पॉलिसी में त्रिभाषा सूत्र था, 1986 की पॉलिसी में भी था और 2020 में भी है। लेकिन यहाँ पे जोड़ दिया है अगर आपको एडिशनल लैंग्वेज लेनी है तो वो है संस्कृत भाषा। और पहली 2 लैंग्वेज कौन सी होंगी इसमें से? या तो कोई मातृभाषा होगी या क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी कोई भी सेंटर की भाषा हो सकती है, तीसरी यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा जोर संस्कृत पे दिया है। सीखना कि कैसे सीखना है, यहाँ पे बच्चों को सीखना है कि उनको कैसे सीखना है, उनके अंदर क्या कमियां हैं, उनको कितने अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है, तो सीखने को कितना बेहतर हम बना सकते हैं ये बच्चों को सिखाना। लचीलापन, एजुकेशन में लचीलापन होना चाहिए। बच्चे को जैसे चीजें समझ आ रही है वैसे चीजें समझाओ, जिस भाषा में चीजें समझ आ रही है वैसे समझाओ। एजुकेशन का कोई भी प्रेशर उन पर मत डालो और चीजों को सिखाते जाओ। खेल खेल में एजुकेशन सिखाओ, उन्हें करके सिखाओ, खोज विधि से सिखाओ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन एनरोलमेंट अनुपात 50% होना चाहिए। तो जो हमारी हायर एजुकेशन है उसमें बच्चों का नामांकन कम से कम 50% तक होना चाहिए। 2018 में 26.3 है, 26.3% है 2018 में। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी हमारी हायर एजुकेशन होगी वो अब इस आंकड़े को उठा के 50% तक किया जाएगा कि हायर एजुकेशन में कम से कम हमारे देश के 50% लोग यहाँ पे कम से कम आ जाएं। प्राथमिक शिक्षा के लिए नामांकन अनुपात 100%, हायर एजुकेशन के लिए तो कम से कम 50% हमारे पूरे देश के बच्चे यहाँ पे होने चाहिए। उनको 50% बच्चों को तो एजुकेशन देनी ही देनी है। 2018 में 26.3% हमारे हायर एजुकेशन ले रहे थे, लेकिन टारगेट रखा गया है कि अब जो हायर एजुकेशन होगी 50% बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। और उसकी डेट हमें क्या दे रखी है? लक्ष्य है 2035 तक हायर एजुकेशन का, कि 50% हमको हायर एजुकेशन देनी है बच्चों को 2035 तक। और प्राथमिक स्तर की अगर बात करें तो कम से कम 100% बच्चों का नामांकन होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था 1968 की पॉलिसी में 80% का बच्चों का नामांकन होना चाहिए था प्राइमरी लेवल पे। 1986 में देखा तो 90% होना चाहिए था। और इस पॉलिसी में कहा है कि 100% जितने भी बच्चे हैं कम से कम प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलेगी। और उसका लक्ष्य रखा है 2030 तक, कि 2030 तक सारे बच्चे जो भी प्राइमरी लेवल के हैं उनको 100% उनका नाम स्कूल में लिखा जाएगा, उनका नामांकन होगा, उन्हें एजुकेशन मिलेगी ही मिलेगी। प्राथमिक एजुकेशन सबको मिलेगी 100%, ये रेशो रखा गया है। तो प्राइमरी एजुकेशन 100% देनी है बच्चों को। लक्ष्य क्या है? 2030 तक सबको मिलनी चाहिए। और अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए तो 50% होगा और उसका लक्ष्य रखा है 2035 तक। 3 से 18 साल के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा लक्ष्य वर्ष 2030 तक, जो ये हमारी एनईपी है इसका लक्ष्य है कि 2030 तक ये पॉलिसी पूरे देश में हमारी लागू हो जाए। 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को ये एजुकेशन मिले। टारगेट 2030। प्राथमिक स्तर पे सारे बच्चों को एजुकेशन मिले, उसका टारगेट भी 2030। और हायर एजुकेशन पे कम से कम 50% बच्चों को तो एजुकेशन मिले, उसका टारगेट है 2035। FLN का लक्ष्य रखा गया 2025। FLN हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि FLN का टारगेट क्या है 2025 तक, कि 2025 तक सारे बच्चों को FLN की सुविधा मिल जाए। अगले दशक में दुनिया का सबसे युवा देश होगा भारत। अगर जो ये हमारी पॉलिसी बनी है, अगर इस पे पूरी तरह से काम किया गया, लोगों ने इसका समर्थन किया, बच्चों ने इसका समर्थन किया, टीचरों ने इसका समर्थन किया और इस हिसाब से चीजें चली, बच्चे इतने स्किलफुल हो गए, तो अगले 10 सालों में हमारा देश सबसे आगे निकल जाएगा, युवा देश हो जाएगा एजुकेशन के मामले में।
टेक्नोलॉजी के मामले में। तो एक बार से दोबारा देखते हैं चीजों को। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था है। कभी भी आप कोर्स में आ सकते हैं, कभी भी एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, जब चाहे आप जो कोर्स कर सकते हैं। कट ऑफ के बेस पे एडमिशन नहीं मिला कॉलेज में आप, तो आप कैट का एग्जाम दे सकते, तो आपको फिर उसके बाद यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा किसी भी कॉलेज में जिसमें आप चाहेंगे। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना हमारा कर्नाटक। 26 अगस्त 2021, ये आप डेट याद रखेंगे। निश्चित फीस से ज्यादा फीस आप नहीं ले पाएंगे। कोई भी प्राइवेट कॉलेज या स्कूल अपनी मर्जी से यहाँ पे फीस ज्यादा नहीं ले पाएगा। जो आंकड़ा यहाँ पे गवर्नमेंट तय करेगी उस हिसाब से ले पाएंगे। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति कार्ड। अब जो बच्चों का आकलन होगा परख के माध्यम से होगा। इसमें बच्चों के सारे विकास देखे जाएंगे, मेंटली भी, शारीरिक भी, भावनात्मक भी। इसमें बच्चा खुद भी अपने आप को नंबर देगा, उसका दोस्त भी उससे नंबर देगा, यहाँ पे टीचर भी नंबर देगा। तो इसमें हाँ बच्चे के सारे विकास हो जाएंगे। और जो बच्चे का आकलन होगा 360 डिग्री के आंकड़े पे होगा, उसकी एक एक एक्टिविटी के आंकड़े पे होगा कि क्या क्या कमी है इसमें, क्या क्या इंप्रूवमेंट है इसमें, वो सारा कुछ बता देंगे हमारा। और ये किसके माध्यम से पता चलेगा? परख के माध्यम से। बच्चों को परखा जाएगा, एक एक चीज उनकी परखी जाएगी। 6th क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा व इंटर्नशिप। जैसे ही बच्चा 6th क्लास में जाएगा उससे वोकेशनल कोर्स मिल जाएगा, उससे व्यावसायिक शिक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी। अधिगम प्रयोगात्मक वैचारिक समझ और संरचनावाद। जो भी हमें अधिगम करना है, जो भी हमें सीखना है या सिखाना है बच्चे को, वो प्रयोगात्मक होगा, वैचारिक समझ पर आधारित होगा, संरचनावाद पे आधारित होगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस होगा। बहुभाषिकता। बच्चों को बहुत सारी लैंग्वेज सिखानी। माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विदेशी भाषा कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। इसमें से आप जो चाहें वो लैंग्वेज यहाँ पे सीख सकते हैं। कक्षा 6 के लिए आप कोई भी क्लासिकल लैंग्वेज सीख सकते हैं। तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, ओडिसी हो गई, पाली हो गई, फारसी हो गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्किलफुल इंडिया बनाना हमें। 5th क्लास तक इंग्लिश भाषा यहाँ पे यूज नहीं होगी। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। त्रिभाषा सूत्र यहाँ पे भी है। किस भाषा पे ज्यादा जोर दिया? संस्कृत पे। सीखना है कि कैसे सीखना है, बच्चों को सिखाना है तो कैसे सिखाना है। तो बच्चों की सीखने की जो प्रक्रिया है उस पर विशेष ध्यान देना है। उच्च शिक्षा के लिए हमारा जो नामांकन है वो 50% होना चाहिए। कब तक? 2035 तक। और प्राथमिक स्तर पर जो नामांकन है वो 100% होना चाहिए। कब तक? 2030 तक। और एनईपी 2020 कब तक पूरे देश में लॉन्च हो जानी चाहिए? 2030 तक। FLN का लक्ष्य 2025 तक FLN सब बच्चों तक पहुंच जाएगा। और अगले 10 साल में हमारा भारत सबसे स्किलफुल देश हो जाएगा, सबसे युवा देश हो जाएगा एजुकेशन के नाम, अगर हमने इसी तरह से इसी नीति पर काम किया तो भाइयों आप जानते हैं एजुकेशन स्ट्रक्चर के बारे में कि एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर क्या है हमारी एजुकेशन। तो अभी तक 1968 और 1986 की जो पॉलिसी थी तो वहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर था 10+2, लेकिन इस पॉलिसी में इसे हटा दिया गया है। अब हमारा जो नया स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3+4। अब हमारी इस शिक्षा नीति के अनुसार 3 साल का बच्चा पढ़ना शुरू करेगा और 18 साल तक यहाँ पे हमारी स्कूली एजुकेशन पूरी होगी। तो सबसे पहले जो हमारी स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, बुनियादी स्टेज है। अब एग्जाम में इसको किस किस नाम से पूछा जा सकता है? आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री एजुकेशन। आपको टाइम भी याद रखना है। 3 साल का बच्चा यहाँ पे आएगा और 6 साल तक यहाँ पे रहेगा। आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और प्री एजुकेशन है 3 से 6 साल तक। तो यहाँ पे बच्चे के 3 साल हो गए, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 साल। अब फाउंडेशनल स्टेज का ही दूसरा ग्रुप है, इससे थोड़ा सा ऊपर। इसमें क्लास 1 और क्लास 2 आ जाएंगे। यहाँ पे एज क्या होगी बच्चे की? 6 साल से 8 साल तक। 6 से 7, 7 से 8। यहाँ पे 2 साल लगेंगे। यहाँ पे 3 साल थे, यहाँ पे 2 साल। तो जो फाउंडेशनल स्टेज हमारी 3 और 2 5 साल की हो गई। जो हमारे शिक्षा मंत्री और जो भी शिक्षाविद जिन्होंने हमारी पॉलिसी तैयार की है उनके अनुसार जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज है ये हमको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार 85% जो हमारा विकास हो जाता है इस स्टेज तक हो जाता है। 6 साल तक मैक्सिमम बच्चे का विकास हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे शिक्षाविदों ने कोशिश की है कि बच्चों को ज्यादा बर्डन ना दिया जाए एजुकेशन का, और खेल खेल में उनको एजुकेशन दी जाए। तो देखते हैं इसे। खेल आधारित, गति आधारित सहयोग की भावना, अच्छा व्यवहार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज है उसका ये जो स्तर है आंगनबाड़ी, बाल वाटिका और प्री एजुकेशन, यहाँ पे हमें बच्चों को क्या कराना है? खेल आधारित गतिविधियां करानी है, बच्चों को खिलाना। एजुकेशनल लेवल की गतिविधि करा सकते हैं। A फॉर एप्पल दिखा दिया, B फॉर बॉल दिखा दिया, उनके टाइप के बहुत सारे TLM आते हैं, उनको दिखा सकते हैं बच्चों को। बच्चे गतिविधि से सीखते हैं और खेल खेल में सीखते हैं। सहयोग की भावना सिखानी है बच्चों को कि कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आपके पास खाना है, आप थोड़ा सा इन्हें दे सकते हैं। आपके पास पेंसिल नहीं है, आप इनसे ले सकते हैं। तो ये भावना भी आपको यहीं पे विकसित करनी है बच्चों में। अच्छा व्यवहार, बच्चों को आप अच्छी आदतें सिखाएंगे कि बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। तो बच्चों में जो व्यवहार का विकास होता है वो भी यहीं से शुरू होता है। तो आपको ये चीजें भी सिखानी है बच्चों को। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको जागरूक करना है कि ये गंदी चीजें इनको ऐसे नहीं खाते, साफ चीजें खाते हैं, बीमार पड़ जाओगे। स्वस्थ रहना तो साफ और अच्छी चीजें खानी चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, फल फ्रूट खाने चाहिए, दूध दही खाने चाहिए। तो स्वास्थ्य संबंधी आदतें भी यहाँ पे बच्चों में हमें डेवलप करनी है।
तो जो ये हमारी आंगनवाड़ी और बाल वाटिका वाली स्टेज है, इसमें नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी वाले बच्चे आएंगे और फर्स्ट और सेकंड वाले इस स्टेज में आ जाएंगे जो इनसे ऊपरी स्तर है। अब यहाँ बच्चों को हम क्या क्या पढ़ाएंगे ये भी आप देख लेते हैं। नर्सरी होगी सबसे पहले, यहाँ पे बाल वाटिका आ गया। बाल वाटिका में ये तीनों हमारे आ जाएंगे, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी। अब यहाँ पे हमको क्या पढ़ाना है? 10 तक अंकों की पहचान जो पढ़ लेते हो, संख्या, वस्तुओं, आकृतियों को व्यवस्थित करना और 2 शब्द वाले अक्षरों को भी बोलना बच्चे। फाउंडेशनल स्टेज में आंगनवाड़ी और बाल वाटिका के स्तर पर आपको बच्चों को क्या सिखाना? कम से कम बच्चों को 10 तक की गिनती आती हो और उन्हें पढ़ भी लेते हो, मतलब 10 तक के अंकों को वो पूरी तरह से समझ पाए। संख्याओं, वस्तुओं और आकृतियों को वो व्यवस्थित कर लें। जैसे उनको कोई भी आकृतियां दे दी जाए और उनसे कहें कि इनको आप पूरी तरह से लाइन में क्रमबद्ध तरीके से लगा दें, तो बच्चे उनको व्यवस्थित कर दें लाइन में। बाल वाटिका में आपको सिर्फ इतना सिखाना है, खेल खेल में ये चीजें सिखानी है। जैसे आपने ABCD के TLM दे दी बच्चों को, अब उनसे बोल दिया कि इनको पूरे सीरीज से लगा दो, या आप गिनती दे सकते हो 1 से 10 तक, इनको सीरीज में लगा दो। अब बच्चे खेल खेल में कर देंगे ये काम। अब उनका खेलना भी हो जाएगा, वो सीख भी जाएंगे चीजों को। अब बच्चा फर्स्ट क्लास में आ गया। फर्स्ट क्लास में बच्चों को 99 तक की संख्याएं आनी चाहिए, उनकी पूरी समझ में होनी चाहिए। बाल वाटिका स्टेज पर कम से कम 2 शब्दों के जो भी वर्ड हैं वो बच्चे बोल सकते, लेकिन पहली क्लास में 4 से 5 अंकों के शब्द बच्चे बोल सकें। और सेकंड क्लास में 999 तक की संख्याओं का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। और यहाँ पे 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए बच्चे की बोलने की। अब बात करते हैं दूसरे स्टेज की, प्री प्रायोरिटी। यहाँ पे क्लास 3 से क्लास 5 तक के बच्चे मिलेंगे आपको। एज भी आप याद रखेंगे 8 से 11। जो हमारी पहली स्टेज थी, यहाँ पे एज थी 3 से 8 साल। 3 साल का बच्चा है वो यहाँ पे 3 साल बिताएगा, यहाँ पे 2 साल बिताएगा, तो टोटल 5 साल बिताएगा। 3 से 8 साल तक का बच्चा यहाँ पे आएगा। 8 से 11 साल तक का बच्चा है दूसरी स्टेज में आएगा, तो यहाँ पे 3 साल रहेगा। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, तो ये हमारी सेकेंड स्टेज हो गई। ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई। तो इस स्टेज में हमें बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना है। बच्चों के मन में मिथ पैदा नहीं करने हैं कि जैसे हमारे पास तरबूज है, बच्चा कहेगा ये मीठा कैसे हुआ, तो आप उसको ये नहीं बताओगे कि भगवान ने इसको मीठा कर दिया। आप उसको समझाओगे इसमें इस वजह से मीठा है, फ्रैक्टोज की वजह से फल मीठे होते हैं। उनके अंदर मिथ आपको पैदा नहीं करने, भ्रम पैदा नहीं करने। आपको जो बात क्लियर है वो आपको क्लियर करनी है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना बच्चों के सामने। अब पहली वाली सोच वो खत्म कर देनी है आपको। शारीरिक शिक्षा देनी है, यहाँ पे कला का ज्ञान देना है, EVS का ज्ञान देना है। गणित के आधार पर मूर्त समझ तैयार करनी है। मूर्त समझ क्या है? जो चीज आपके सामने है उसको दिखा के आप बच्चों को सिखाएंगे। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो मैं बच्चों को दिखाऊंगा, मैं पूछूंगा ये क्या है, इससे हम क्या करते हैं। तो मूर्त संख्याएं वो होती हैं जिनको हम देख या दिखा सकते हैं। तो इस स्टेज पर मूर्त चीजों को दिखा के आप बच्चों को सिखाएंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे। तीसरी स्टेज आ गई हमारी मिडिल। क्लास 6 से 8 तक के बच्चे यहाँ पे होंगे, 11 साल से 14 साल तक, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, ये हमारे मिडिल वाले हो गए। ये हमारी थर्ड स्टेज हो गई। 5 साल, 3 साल, 3 साल, ये दूसरी 3 है हमारे। यहाँ पे हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है? अमूर्त विचार पर सोचना, चर्चा आधारित विषय ज्ञान, मैथ्स, SST, साइंस। अब यहाँ पे बच्चों को अमूर्त विचार पे भी हम बात कर सकते हैं। अमूर्त चीजें क्या होती है? जो आपके सामने नहीं है लेकिन है। जैसे हवा हो गई, दिखती नहीं है लेकिन है। तो बच्चों के डाउट्स को क्लियर करना है कि कैसे हैं, गैसों का सिस्टम कैसे है, हमारी पृथ्वी पे कितनी गैसें हैं, हमारे कितने ग्रह हैं, बादल कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे आप अमूर्त विचारों पे भी चर्चा कर सकते हैं। विषय आप याद रखें, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। और हमने क्या सीखा था? हमारी जैसे 6th क्लास आ गई, हमारी व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी, वोकेशनल स्टडी हमारी शुरू हो जाएगी क्लास 6th से। इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि व्यावसायिक शिक्षा किस क्लास से शुरू होगी, तो क्लास 6 से शुरू होगी। तो सबसे लास्ट में हमारी स्टेज आएगी सेकेंड स्टेज। यहाँ पे हमारी माध्यमिक और उच्च शिक्षा होगी, क्लास 9 to 12। और 14 से 18 साल तक के बच्चे यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17 और 17 से 18 साल तक के बच्चे हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारी 4th स्टेज हो गई और ये 4 साल की हो गई। तो आपको ये सारा सिस्टम समझ में होना चाहिए। 3 से 8 साल तक के बच्चे यहाँ पे रहेंगे हमारे फाउंडेशनल स्टेज में। 8 से 11 साल तक के बच्चे हमारे प्रिपरेटरी स्टेज में रहेंगे। इसके बाद हमारी मिडिल स्टेज आ जाएगी 11 से 14 साल तक के लिए, और 14 से 18 तक हमारे सेकेंडरी लेवल पर रहेंगे। सेकेंडरी लेवल पे आपको सारे विषय पढ़ाए जाएंगे, मैथ, हिंदी, साइंस वगैरह जो भी है। और यहाँ पे आप अपने कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो 9th के बाद। आप फिजिक्स भी ले सकते हो, आप आर्ट के सब्जेक्ट भी ले सकते हो, आप कॉमर्स के सब्जेक्ट भी एक साथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको पढ़ना है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो यहाँ पे। ये हमारी 5 साल की स्टेज हो गई, ये 3 की हो गई, फिर 3 की हो गई, और ये हमारी 4 साल की हो गई। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 16 साल का बच्चा है तो वो किस क्लास में होगा, तो आप कैसे बताएंगे? क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे एग्जाम। तो इसके लिए आपको करना क्या है? जो भी आपसे पूछ लिया जाए, 16 साल आपसे पूछा है तो 16 में से आप 5 माइनस कर देंगे, तो बच्चा 11th क्लास में है। आपसे पूछ लिया जाए 11 साल का बच्चा है किस क्लास में है, तो 5 माइनस कर देंगे,
6th क्लास में होगा बच्चा, तो यहाँ तक तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो खुद 5 से कम है। लेकिन 6 साल से ऊपर जो भी बच्चा है उसके लिए आपको क्या करना है कि 5 माइनस कर देना पहले अंक में से, हमेशा पहले अंक में से। यहाँ पे 17 साल पूछा जाएगा, 17 में से 5 माइनस कर दिए। 15 पूछा जाएगा, 15 में से 5 माइनस कर दिए। आपसे बोला जाए 8 से 9 साल का, तो आप 8 में से 5 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरी क्लास में है बच्चा, तो बहुत छोटा और प्यारा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। आपसे पूछा जाएगा कि 17 साल का बच्चा है, किस क्लास में है, 5 माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं इस बारे में। एनसीईआरटी द्वारा डेवलप किया गया था एनसीपीएफ। ये क्या है? नेशनल सर्कुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। एनसीईआरटी ने तो इसको डेवलप किया और एनसीपीएफ के अंदर हमें ईसीसीई देखने को मिला। अब ईसीसीई क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हिंदी में इसे कहेंगे प्रारंभिक बच्चों की देखभाल और शिक्षा। जो प्राइमरी स्तर पे बच्चा है उनकी देखभाल हमें करनी है और उनको शिक्षा देनी है, यही ईसीसीई है। और ये किसने तैयार की? एनसीईआरटी ने एनसीपीएफ के द्वारा। और ये किस स्टेज तक के लिए तैयार किया गया है? ये 3 साल तक के लिए, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री एजुकेशन के लिए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे बच्चों को सिखाना क्या है? एक तो प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा सामाजिक शिक्षा देनी है, भाषाई शिक्षा देनी है और भावनात्मक विकास बच्चों का करना है। तो ये चीज यहाँ पे हमें करनी है। ईसीसी में हमें ये चीज सिखानी है बच्चों को। कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भी हमारे इसके साथ चल रही हैं। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, इसे कहते हैं आईडीसीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो ये गैर सरकारी संस्थाएं भी यहाँ पे काम कर रही हैं बच्चों के प्राइमरी लेवल के लिए, फाउंडेशनल स्टेज के लिए। एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान, आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल है। अब छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी वाली महिलाएं भी पढ़ाती हैं। तो एक बार से दोबारा से देखते हैं चीजों को। तो हमारी फाउंडेशनल स्टेज शुरू हो गई 3 से 6 साल तक के लिए। यहाँ पे हमारी आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री एजुकेशन होगी। और इसका ही दूसरा अपर पार्ट जो है उसमें क्लास 1st और 2nd आएंगे, 6 से 8 साल तक के बच्चे। यहाँ पे 2 साल हो गए, यहाँ पे 3 साल हो गए। तो कुल मिलाकर जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज है 5 साल तक लगेगी। तो यहाँ पे बच्चों को खेल और गतिविधियों के माध्यम से हम चीजों को सिखाएंगे, बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे, अच्छा व्यवहार बच्चों को हम सिखाएंगे। आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री एजुकेशन हमारी नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी आते हैं। 1st और 2nd हमारे ये दूसरे पार्ट में आएंगे। बाल वाटिका में बच्चों को 10 तक के अंकों का ज्ञान होना चाहिए, 2 अंकों के शब्दों को बच्चा बोल सके, इतना आना चाहिए। 1st क्लास में 99 तक के अंकों को बच्चों को ज्ञान होना चाहिए और 4 से 5 अंकों के शब्द बच्चा बोल पाए। और 2nd क्लास में 999 तक के अंकों का बच्चों को ज्ञान होना चाहिए और 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए बच्चे की बोलने की। इसके बाद प्रियोरिटी हमारी स्टेज आ जाएगी। यहाँ पे बच्चों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें पैदा करना है, शारीरिक शिक्षा देनी है, कला, ईवीएस, गणित के आधार पे मूर्त समझ पैदा करनी है बच्चों को, चीजों को दिखा के समझाना। 3rd क्लास में जो बच्चा होगा 9999 तक अंकों का ज्ञान होना चाहिए और यहाँ पे स्पीड बच्चों की होगी 60 शब्द प्रति मिनट। इसके बाद हमारी मिडिल स्टेज आ जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे मिलेगी बच्चों को, व्यावसायिक शिक्षा, क्लास 6th से। ये आप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्लास 6 to 8 होगी, 11 से 14 साल के बच्चे यहाँ पे होंगे। अमूर्त विचारों पे यहाँ पे सोचना सिखाया जाएगा बच्चों को, तर्क करने की शक्ति उनके अंदर डाली जाएंगी। मैथ्स, एसएस और साइंस यहाँ पे विषय आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारी सेकेंडरी एजुकेशन आ जाएगी। यहाँ पे बच्चों को कोई भी विषय चुनने की आजादी मिलेगी। एक साथ यहाँ पे फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं और अर्थशास्त्र भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी पढ़ सकते हैं एक साथ। अपने मन पसंदीदा बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट ले सकते हैं। क्लास 9 से 12 तक, एज यहाँ पे 14 से 18 साल हो गई। ये दोनों मिलकर 5 साल हो गए, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। ये हमारा स्ट्रक्चर एनईपी 2020 का। और ये चीज मैंने आपसे समझाई। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई 17 साल का बच्चा है तो वो कौन सी क्लास में होगा, तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें 5 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एनसीपीएफ क्या है? ये हमारा एनसीईआरटी ने तैयार किया एक प्रोजेक्ट है, नेशनल सर्कुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। इसने विकसित किया है ईसीसीई को। ईसीसीई क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्राथमिक बच्चों की देखभाल और शिक्षा। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करना और उन्हें एजुकेशन देना, ये हमारा ईसीसीई है। इससे क्या डेवलप करना? सामाजिक, भाषाई शिक्षा, भावनात्मक विकास। एकीकृत बाल विकास सेवा, ये आईडीसीएस होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आंगनबाड़ी केंद्र, इसके लिए चलाया जा रहा है। तो इसके लिए इतनी सारी मेहनत हुई है, यही हमारी सारी चीजें हैं। तो एनईपी 2020 का हमारा ये स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। और पूरी मेहनत से ढूंढ के आपके लिए सारे कॉन्टेंट ढूंढ लें, छूटेगा आपसे कुछ नहीं। कोई भी एज हो, स्टेज हो, सब्जेक्ट हो, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे। बस आपको चीजों को कम से कम 1-2 बार देखना पड़ेगा, उससे आपकी समझ बन जाएगी, आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाएगी। तो भाइयों, आप जानते हैं एफएलएन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो समझते हैं इसके बारे में। एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मकता। तो एफएलएन का मतलब क्या है? कि बुनियादी स्तर पर हर बच्चे को साक्षरता मिले और संख्या का ज्ञान हो। तो समझते हैं इसके बारे में। तो फाउंडेशनल का मतलब क्या होता है? जो हमने अभी पढ़ा था, जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज होती है, हमारी बुनियादी स्तर होता है, वही हमारा फाउंडेशनल होता है। मूलभूत स्तर होता है, हमारा आधार होता है, हमारा बेस होता है।
तो यहाँ हमारे बेस पे काम किया गया है। अब बेस में हमारा किस चीज पे काम किया गया है? लिटरेसी और न्यूमरेसी, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। FLN में है क्या? एक तो लिटरेसी है, एक न्यूमरेसी है। लिटरेसी में L है, L से हमारा लैंग्वेज हो गया, यहाँ पे हमारा न्यूमरेसी है N, N से हमारा नंबर हो गया। लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, आपको पता हो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब FLN में यहाँ पे किस चीज पे जोर दिया गया? ये लास्ट के दो, एक तो R हो गया, एक W हो गया। R मतलब रीडिंग और W मतलब राइटिंग। और न्यूमरेसी में किस चीज पे काम किया गया? नंबर्स पे, कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चे को कम से कम अंकों का ज्ञान हो। तो हमारी जो लैंग्वेज की 2 स्किल हमें यहाँ पे जाननी है, एक तो रीडिंग और एक राइटिंग, एक पढ़ना और एक लिखना। कम से कम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को लिखना और पढ़ना आना चाहिए। आइडेंटिफाई वर्ड्स, बच्चा वर्ड्स को, लेटर्स को पहचाने। जैसे बच्चे के सामने लिख दिया ABC, तो बच्चा उनको पहचान ले कि ये क्या है। उनसे रिलेटेड कोई भी आप वर्ड बना रहे हो, बच्चा उन्हें भी पहचान ले। रीड फैमिलियर वर्ड्स, जैसे रैट हो गया, इससे रिलेटेड एक कैट हो गया, मैट हो गया, हैट हो गया। तो फैमिलियर जो वर्ड है बच्चे उनको खेल खेल में सीख लेते हैं। तो ऐसे फैमिलियर वर्ड बच्चों को सिखाएं। ऐसे एक वर्ड से बच्चे कई सारे वर्ड बना लेते हैं और सीख जाते हैं खेल खेल में। तो बच्चों को वर्ड की पहचान होनी चाहिए, फैमिलियर वर्ड की पहचान होनी चाहिए। फ्लुएंसी, धारा प्रवाह, बोलने में बच्चा सक्षम हो, किसी भी चीज को जो पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं उसको बोलने में भी वो सक्षम हो। अब नंबरों का ज्ञान कितना होना चाहिए वो भी जान लेते हैं। आइडेंटिफाई नंबर्स, बच्चा नंबरों को पहचान ले, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, जो भी है। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नंबर्स, और नंबर्स के बीच में जो भेद है वो भी पहचान ले, कि 10 और 20 में कितना फर्क है, क्या अंतर है उनके बीच। तो इस स्तर पे कम से कम बच्चा नंबरों का भेद समझ जाए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बच्चे को जोड़ और घटा भी आना चाहिए। तो हमने क्या समझा कि फाउंडेशनल स्टेज पे बच्चे को लैंग्वेज का ज्ञान हो। लैंग्वेज में क्या आना चाहिए? रीडिंग और राइटिंग, पढ़ना और लिखना। और उनको न्यूमरेसी का ज्ञान हो, नंबर्स का ज्ञान हो, नंबर को पहचान सके, उनका भेद कर सके, उनको जोड़ और घटा सके। बस ये चीज है, यही FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कि मूलभूत स्तर पर, आधार पर, बेस पर बच्चों को कम से कम पढ़ना लिखना और अंकों का ज्ञान होना चाहिए। 2020 की जो हमारी पॉलिसी है उसका लक्ष्य है FLN, कि हर बच्चे को इसमें परफेक्ट कर दिया जाए। मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इससे पहले MHRD के अंदर काम करता था, अब यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय हो गया जब से हमारी NEP 2020 आई है। बच्चा भाषा को पढ़ना, समझना और धारा प्रवाह बोलना। बच्चा भाषा को पढ़ ले, समझ ले, लिख ले और धारा प्रवाह से बोल भी ले। संख्या का बोध, आकृतियों को समझे व डेटा हैंडलिंग, बच्चे को नंबरों का ज्ञान हो, आकृतियों की पहचान हो और जो भी उसे डेटा हम दे रहे हैं उसको वो हैंडल कर ले, उसकी गणना कर सके बच्चा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आप याद रखेंगे, 3 से 9 साल तक के बच्चे लेंगे। यहाँ पे आपको पता है फाउंडेशन ग्रुप होता है 3 से 8 तक, तो आप 3 से 8 मत लगाना, 3 से 9 तक के बच्चे यहाँ पे लिए, क्योंकि आपको पता है 3 से 8 में हमारे फर्स्ट सेकंड तक बच्चे आ जाएंगे। यहाँ पे 3rd क्लास तक के भी बच्चे लिए गए हैं। तो 3 से 9 साल और 3rd ग्रेड तक के बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं। विकासात्मक लक्ष्य क्या है? बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य हमें यहाँ पे अच्छा रखना है। प्रभावी संप्रेषण बनाना, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हम उन्हें सामग्री देंगे वो प्रभावी होनी चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए। बच्चों को ऐसे सिखाना है कि लंबे टाइम तक उन्हें याद रहे। आसपास के परिवेश से जुड़े, बच्चों को ज्ञान जो हमें देना है वो आसपास के परिवेश से जोड़ के देना है। जो उनके साथ रोज चीजें हो रही है उससे जोड़ के बताना बच्चों को। इससे होगा क्या? बच्चा जो सीखेगा वो लंबे समय तक सीखेगा। 3rd तक FLN का ज्ञान प्राप्त करेगा। यहाँ पे हमने 3 से 9 साल तक का बच्चा यहाँ पे लिखा है, तो 9 साल का जो बच्चा हो वो 3rd ग्रेड में होगा। तो 3rd ग्रेड या 3 से 9 साल तक का बच्चा, ये आप दोनों चीज याद रखेंगे, यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे पहले हमने जाना था कि FLN का जो लक्ष्य रखा गया था 2025, वो 2020 की पॉलिसी में रखा गया था। तो जैसे ही 2021 आया, एक संस्था होती है IOC, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिव, इसने क्या किया, जो भी FLN का काम था वो संभाला, देखा, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट इसने दी एक्ट PM को। कब दी? 16 दिसंबर 2021 को एक्ट PM को इसने रिपोर्ट दी IOC ने। एक्ट PM क्या होता है? इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो जो रिपोर्ट IOC ने तैयार की वो रिपोर्ट किसे दी? एक्ट PM को। कब दी? 16 दिसंबर 2021। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। तो तब इसका लक्ष्य 2026-27 रख दिया, ये आप याद रखेंगे, 2026-27। तो अगर ऑप्शन में 2026-27 आ जाए तो ऑप्शन 2026-27 लगाएंगे, ये अपडेट वर्जन है। अगर आप 2025 पढ़ रहे हैं तो वो गलत है। तो जो हमारा लक्ष्य रखा गया FLN को प्राप्त करने का वो 2026-27 है। अगर 2026-27 नहीं दे रखा और 2025 दे रखा तब आप 2025 लगाएंगे, नहीं तो 2025 नहीं लगाएंगे, 2026-27 आप लगाएंगे। PTR, प्यूपिल टीचर रेशियो, 30 बच्चों पे एक टीचर होगा इसके अनुसार। और सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्र में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 25:1। तो नॉर्मल स्टेज में जो हमारा रेशियो 30 बच्चों पर एक टीचर रहता है, तो
पिछड़े और जो वंचित क्षेत्र हैं वहाँ पे जो ये रेशो है 25 बच्चों पे एक टीचर होगा। अब समझते हैं कि FLN के 5 पिलर कौन से हैं। तो इसे आप याद रखेंगे ABELG। ए से हो गया एक्सेस, बी से हो गया बेसिक हेल्थ, ई से हो गया एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एल से हो गया लर्निंग आउटकम्स और जी से हो गया गवर्नेंस। तो ए से हो गया एक्सेस, हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे। एक्सेस मतलब होता है पहुंचना, तो एजुकेशन हर बच्चे तक हमें पहुंचानी है। ये हमारे पिलर है, पिलर का पहला पार्ट। दूसरा बी से हो गया बेसिक हेल्थ, हमें बच्चों की हेल्थ यहाँ पे अच्छी रखनी है। तीसरा हो गया एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बच्चों को जो ढांचा देना है, जो शिक्षा देनी है, तो जो भी बेसिक एजुकेशन बच्चों को देनी है वो भी हमें अच्छी देनी है। और एल हो गया लर्निंग आउटकम्स, कि बच्चों ने क्या सीखा, सीखने में कहाँ कमी कर रहे हैं, किस तरह सीख रहे हैं, उस चीज पे विशेष ध्यान रखना। और 5 पे हमारी गवर्नेंस होगी, हमारा शासन हो गया कि हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन पे कैसे काम कर रही है, कितना दे रही है, हमारी मदद कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो ये हमारे 5 पिलर हो गए FLN के। तो हमें FLN में बच्चों को क्या सिखाना है? पढ़ना, लिखना और अंकों का ज्ञान, बस यही FLN है। और सारी चीजें हमने जान ली है, एक बार और समझते हैं चीजों को। फाउंडेशनल, हमको बच्चों का आधार तैयार करना है, बेस तैयार करना है। किस चीज का बेस तैयार करना है? एक तो लैंग्वेज का, लैंग्वेज में रीडिंग और राइटिंग, पढ़ना और लिखना। और न्यूमरेशन में नंबर का ज्ञान बच्चों को देना है कि बच्चों को अंकों का ज्ञान हो। अब लैंग्वेज में बच्चों को क्या आना चाहिए? आइडेंटिफाई वर्ड्स और लेटर्स, बच्चे लेटर और वर्ड्स को पहचान सके। रीड फैमिलियर वर्ड्स, जो फैमिलियर वर्ड्स होते हैं, एक ही कैटेगरी के जो वर्ड्स होते हैं बच्चों ने पहचान पाए, जैसे रैट, कैट, मैट, है, ये एक तरह से बोले जाते हैं, तो कम से कम बच्चे ऐसे रिलेटेड वर्ड पहचान पाए, पढ़ पाए। फ्लुएंसी, तो जो भी शब्द बच्चे को देते हैं धारा प्रभाव उसे पढ़ ले। और नंबर्स का ज्ञान कितना होना चाहिए? आइडेंटिफाई नंबर्स, बच्चा नंबरों को पहचान ले। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नंबर्स, बच्चों के बीच भेद पता कर सके। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बच्चा नंबर्स को जोड़ सके, घटा सके, इतना ज्ञान होना चाहिए प्राइमरी स्तर। तो 2020 का लक्ष्य हमारा FLN हो गया, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के अंदर काम किया है इसने। बच्चा भाषा को पढ़ना, समझना और धारा प्रभाव बोलना सीख ले। संख्या का बोध हो, आकृतियों की समझ हो और डेटा हैंडलिंग जानता हो। कोई भी डेटा आप दे दो उसकी गणना कर सके बच्चा। 3 से 9 साल तक के बच्चे यहाँ पे आएंगे। लक्ष्य क्या है? बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावी संप्रेषण बनाना, जो भी उनको शिक्षा देंगे प्रभावी रखनी हो। आसपास के परिवेश से जुड़े, बच्चों को भी शिक्षकों को भी। 3rd क्लास तक आपको FLN का ज्ञान देना बच्चों को, कि कम से कम 3rd स्टेज तक बच्चा ये सारी कुछ चीजें सीख जाए, पढ़ना, लिखना और अंकों का ज्ञान। छात्र और शिक्षक का रेशो क्या रखा है? 30 बच्चों पर 1 टीचर। और जो वंचित और सामाजिक रूप से जो पिछड़े क्षेत्र है वहाँ पे रेशो रखा है 25 बच्चों पर 1 टीचर। एक्ट PM क्या है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। अब ये देखता है कि क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो इसके लिए जो रिपोर्ट तैयार की वो IOC ने की, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिव ने। और कब की थी? 16 दिसंबर 2021। ये रिपोर्ट सौंपी थी एक्ट PM को। 5 पिलर कौन से हमारे FLN के? ABELG, एक्सेस, बच्चों तक पहुंच होनी चाहिए एजुकेशन की। बेसिक हेल्थ के बारे में बच्चों को जागरूक करना, उन्हें सिखाना। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को देना। लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानना कि क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा है, क्या हमें रिजल्ट मिला। और जी हो गया हमारा गवर्नेंस, हमारा शासन, कि वो हमारी किस तरह से मदद कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने चीजों को आपके सामने रखा, तो इसमें से आपका कोई भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है। सारी की सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के एक एक चीज निकाल के आपके सामने लाए हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारा FLN वो किस पे बेस्ड है? 3 R पे। पहली R हो गई हमारी रीडिंग, दूसरी R हो गई हमारी राइटिंग और तीसरी हो गई हमारी अर्थमेटिक। बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और अंकों का ज्ञान होना चाहिए। तो आपसे पूछ लिया जाए कि FLN के 3 R कौन से हैं? रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। बच्चे को पढ़ना, लिखना और अंकों का ज्ञान आना चाहिए, यही FLN। तो भाइयों अब समझते हैं निपुण के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो हमें निपुण की जरूरत क्यों पड़ी? पहले एजुकेशन होता क्या था? जो हमारी बुनियादी शिक्षा थी वो कमजोर थी, तो बच्चा जैसे ही आगे की क्लास में जाता था उसका बेस कमजोर होने की वजह से वो पिछड़ जाता था। तो निपुण की कोशिश यही है कि बुनियादी स्तर पे बच्चों का बेस इतना मजबूत कर दिया जाए कि वो आगे की क्लास में जाके पिछड़े ना। तो समझते हैं इसके बारे में। निपुण भारत 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो निपुण क्यों लाया गया? बच्चे की भाषाई समझ और संख्यात्मक ज्ञान में बच्चा निपुण हो जाए, सब कुछ यहीं पे सीख के जाए, कुछ भी कमजोरी यहाँ पे रहे नहीं, बच्चे का बेस एकदम मजबूत हो जाए, यहीं पे निपुण होके जाए। तो टैगलाइन क्या है? निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा व गणना। हर किसी बच्चे को भाषा और गणित की समझ होनी चाहिए। तो निपुण का निर्माण क्यों हुआ? FLN की देखभाल के लिए, कि FLN में कोई कमी बच्चे में ना रह जाए, उनका आकलन करने के लिए निपुण का प्रयोग किया गया। FLN के लक्ष्यों की प्राप्ति, तो FLN में बच्चे कितने परिपक्व हुए, कितनी कमी उनकी रह गई, इसकी देखरेख कौन करेगा? निपुण। निपुण ही चेक करेगा कि FLN के लक्ष्य को कितना प्राप्त किया गया है।
और एफएलएन का लक्ष्य की प्राप्ति हमें कब तक होनी चाहिए? 2026 से 2027 तक। और ये कितने ग्रेड तक के बच्चों के लिए है? ग्रेड 3 तक के बच्चों के लिए। उम्र अगर पूछी जाए तो 3 से 9 साल तक के बच्चे एफएलएन में आते हैं। तो एफएलएन में क्या है कि बच्चे को भाषा का ज्ञान होना चाहिए और गणित का ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चे को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करनी है, इसका ध्यान कौन रखेगा? निपुण। विद्या प्रवेश क्या है? एफएलएन के लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। इसमें भी बच्चे को संख्या और भाषा का ज्ञान कराना है। विद्या प्रवेश किसने शुरू किया? एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी द्वारा ग्रेड 1 के बच्चों के प्रवेश के लिए 3 महीने तक चलाया जाएगा। प्रतिदिन 4 घंटे बच्चों को स्कूल से परिचित कराना इसका लक्ष्य है। तो विद्या प्रवेश क्या है कि बच्चों के लिए स्कूल में माहौल तैयार किया जाएगा, बच्चों को स्कूल में लाया जाएगा, उनको परिचित कराया जाएगा स्कूल से। विद्या प्रवेश का मतलब बच्चों को विद्यालय में लाना है, उनका प्रवेश कराना है विद्यालय में। और ग्रेड 1 के बच्चे यहाँ पे लिए जाएंगे। और विद्या प्रवेश किसने चलाया? एनसीईआरटी ने। अब चीजों को दोबारा से समझते हैं एक बार। हमारी एनईपी आई, एनईपी 2020, उसमें आया एफएलएन कि बच्चे को भाषा और अंकों का ज्ञान होना चाहिए। अब एफएलएन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक्टपीएम चलाया गया। एक्टपीएम में आईओसी एक संस्था तैयार की, उससे रिपोर्ट मांगी गई एफएलएन की। आईओसी ने रिपोर्ट दी एफएलएन की 16 दिसंबर 2021 को। और एफएलएन की प्राप्ति के लिए निपुण बनाया गया था 5 जुलाई 2021 को। मूलभूत साक्षरता के लक्ष्य BGG। बी से हो गया हमारा बाल वाटिका, जी से ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो ये हमारे लक्ष्य है निपुण के कि जो बाल वाटिका, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इनकी मूलभूत आधारशिला को मजबूत करना है। बच्चे को यहीं पे निपुण बना के भेजना कि बच्चा आगे जाके कमजोर ना रहे किसी भी चीज में। तो जो एफएलएन का टारगेट था वो क्या था, वो देख लेते हैं एक बार। बाल वाटिका हमारा शुरू होता है 5 से 6 साल, ग्रेड 1 6 से 7, ग्रेड 2 7 से 8, ग्रेड 3 8 से 9। लिटरेसी में बच्चों को क्या सिखाना है? आइडेंटिफाई लेटर्स और वर्ड्स, और कम से कम 2 अंकों का वर्ड बच्चा बोल पाए, 4 से 5 अंकों की सिंपल वर्ड बच्चा बोल पाए। ग्रेड 2 में विद मीनिंग, बच्चों को अर्थ भी पता होना चाहिए यहाँ पे। और 45 से 60 शब्द प्रति मिनट बच्चे की स्पीड होनी चाहिए। और ग्रेड 3 पे बच्चे को अर्थ पता होना चाहिए और 60 शब्द प्रति मिनट की उसकी स्पीड होनी चाहिए बोलने की। अब न्यूमरेसी में देखते हैं, यहाँ पे तो लैंग्वेज हो गई। अब यहाँ पे गणित का देखते हैं। बाल वाटिका में बच्चे को 10 तक के अंकों की पहचान करनी आनी चाहिए, आकृतियों को पहचान पाए बच्चा। ग्रेड 1 में 2 डिजिट के नंबर आने चाहिए, कम से कम 99 तक। और सरल जमा घटा बच्चे को आना चाहिए। ग्रेड 2 में बच्चों को 999 तक अंकों का ज्ञान होना चाहिए और जमा और घटा अच्छे से आने चाहिए। और ग्रेड 3 में 9999 तक के अंकों की पहचान होनी चाहिए। और यहाँ पे बच्चे को गुना भी आनी चाहिए, सिंपल गुना आनी चाहिए कम से कम। तो ये तो हमारा एफएलएन, हर बच्चे को इतना ज्ञान होना चाहिए प्राइमरी लेवल पे। और ये सारी चीज हर बच्चा प्राप्त करे, ये किसका लक्ष्य है? निपुण का। निपुण इसीलिए बनाया गया कि एफएलएन में जितनी भी एक्टिविटी सारी की सारी बच्चे कंप्लीट करके जाएं यहाँ से। एलेप्स अप्रोच, ये क्या है जानते हैं इसके बारे में? ब्रिटेन के रमला बैक ने एलेप्स की बात की सबसे पहले। अब इसमें है क्या? ई से हो गया एक्सपीरियंस, एल से हो गया लैंग्वेज, पी से हो गया पिक्चर, एस से हो गया सिंबल। तो बच्चा एलिप्स के माध्यम से चीजों को बहुत अच्छे से सीखता है। बच्चे ने कोई भी प्रैक्टिकल किया तो उससे बच्चे का एक्सपीरियंस आया, उसमें बच्चा बोलेगा, उसको लैंग्वेज भी आएगी। कुछ भी पिक्चरों के माध्यम से बच्चा चीजों को देखेगा तो वो पिक्चरों को भी पहचान पाएगा। और कुछ चीज अगर उसे पिक्चरों से समझ नहीं आ रही तो सिंबल से पहचान लेगा। तो ये सारी चीज बच्चों को समझने में मदद करेंगे, सीखने में मदद करेंगे। तो हमारी एनईपी आई 2020 की, उसमें आया एफएलएन। एफएलएन के अंतर्गत नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी आई, राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति। ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद इस नीति में स्कूल प्री प्रायोरिटी मॉड्यूल आया हमारा, इसे एसपीएम भी बोलते हैं। पहले हम सीखते थे लर्निंग बाय डूइंग, लेकिन एसपीएम की वजह से लर्निंग बाय प्ले हो गया, इसे प्ले वे विधि भी बोलते हैं। एनईपी आया, एनईपी में एफएलएन आया, एफएलएन में नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी आई, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी में स्कूल प्रिपेयरिटी मॉड्यूल आया एसपीएम। एसपीएम में हमें क्या विधि थी? प्ले वे विधि, लर्निंग बाय प्ले। तो कोर्स कितने टाइम का रखा गया? या तो 3 महीने या 12 वीक। और कोर्स किसके लिए रखा गया? ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए। तो निपुण से सारे रिलेटेड पॉइंट हमने यहाँ पे जाने। तो निपुण का लक्ष्य है कि बच्चा एफएलएन में मजबूत हो जाए, बच्चे को भाषा समझ और संख्याओं का ज्ञान यहाँ पे हो, निपुण होके जाए बच्चा यहाँ से। तो भाइयों जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। 21 सेंचुरी की स्किल्स क्या होंगी? सीडीपी, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे को आनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। आज के टाइम में जो हम 10th 12th के बाद ये चीजें सोचते हैं वो अब हमें बचपन से बच्चे को देनी है। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे को शुरू से सिखानी है, इस चीजों को कितना सोच सकता है वो। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए बच्चा, कितनी जल्दी और कितना सही डिसीजन बच्चा लेता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए बच्चा उसको कैसे सॉल्व कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बचपन में ही बच्चे को प्राइमरी लेवल पे देनी है। अनुसंधान की बात की है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये हमारी एजुकेशन को बढ़ावा देगा। परख क्या है? जो भी हमने पढ़ा उसको ये परखेगा, ये बताएगा कि बच्चे ने कितना पढ़ा, ये उसका आकलन करेगा, मूल्यांकन करेगा। और मूल्यांकन कैसे करेगा? 360 डिग्री, सारी चीजें उसमें होंगी, खेलना कूदना पढ़ना गाना सारी चीजें। तो पी से हो गया परफॉर्मेंस, बच्चे ने प्रदर्शन कैसे किया सारी एक्टिविटी में, पढ़ाई में भी, खेल में भी, संगीत में भी। असिस्मेंट, बच्चे का असिस्मेंट कैसा रहा ये भी इसमें आएगा। आर
आर से हो गया रिव्यू, बच्चे की सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। ए से हो गया एनालिसिस, के से हो गया नॉलेज, उनके ज्ञान का एनालिसिस हो गया कि कितना ज्ञान यहाँ पे प्राप्त किया, क्या कमी रह गई। एच से हो गया होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, यहाँ पे बच्चे का शारीरिक विकास भी देखा जाएगा, मानसिक विकास भी देखा जाएगा, भावनात्मक विकास भी देखा जाएगा, नैतिक विकास भी देखा जाएगा, सांस्कृतिक विकास भी देखा जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चे को पूरी तरह से परखा जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया परख। 360 डिग्री एंगल से बच्चे का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, सारी एक्टिविटी उसकी चेक की जाएंगी, होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका चेक किया जाएगा। और जो हमारी एनईपी 2020 है उसका एजुकेशन का रूप क्या है, फॉर्मेटिव टू समेटिव, रूपात्मक से योगात्मक की तरफ, ये याद रखना। क्वेश्चन बनेगा इसका ABC एकेडमिक बैंक क्रेडिट। तो स्कूल और कॉलेज लेवल पे आपके नंबर क्रेडिट किए जाएंगे एकेडमिक के आधार पे। उसमें आपके खेल के नंबर भी जुड़ेंगे, आपके म्यूजिक के नंबर भी जुड़ेंगे, आपके पढ़ाई के नंबर भी जुड़ेंगे, सारे एक्टिविटी के नंबर उसमें जुड़ेंगे। समावेशी शिक्षा, तो एनईपी 2020 ने भी समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है। कैसा भी बच्चा हो, किसी के साथ कोई भी दिक्कत हो, सब एक साथ पढ़ेंगे। RPWD जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ये संस्था चलाई जाती है। ISL इंडियन सिंबॉलिक लैंग्वेज श्रवण बधिर, तो जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए नेशनल और स्टेट लेवल पे करिकुलम तैयार किया जाएगा, उनको सिंबल के आधार पर सिखाया जाएगा। ये कुछ फुल फॉर्म है, आप देख लेंगे एक बार। HCI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जितनी भी हमारी हायर एजुकेशन है, सिर्फ लॉ और चिकित्सा को छोड़कर सारी हायर एजुकेशन इसके अंडर में काम करेंगी। उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय है, सिंगल अम्ब्रेला बॉडी, ये आप याद रखेंगे। HECI जितनी भी हमारी हायर एजुकेशन है इसके अंडर में काम करेंगे। इसके 4 पार्ट, NHERC, GEC, NAC, HGFC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, हमारे निकायों को देखने का काम। जनरल एजुकेशन काउंसिल परिणामों पे और हमारे जो ढांचा है उस पर काम करती है। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये रूल रेगुलेशन पे काम करती है। हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, ये परमिशन देने का काम करती है। ये इंपॉर्टेंट है, एकल निकाय जो सब पे निगाह रखती है वो ये है। इसके ये 4 पार्ट है, इनमें से अगर कोई आ जाए तो एक बार आप देख लेना। NETF ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फंड, इसके लिए वर्चुअल लैब तैयार की गई है जिससे हम पाठ्यक्रम जो बच्चों को दे पाएंगे। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, ये आप याद रखेंगे, पूछा जाएगा। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये 1945 में शुरू हुआ था। बस एक बार देख लेना, गलती से कोई आ जाए तो एक आध नंबर का आप लगा देंगे आंसर। तो भाई हमारी एनईपी 2020 बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, सारे पॉइंट हमने इसके कवर किए हैं और कोशिश की है चीज़ों को बिल्कुल सिंपल तरह से समझने की। तो आशा करता हूँ आपको मेहनत पसंद आएगी। थैंक यू।